नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भिलवाड़ा में आपका स्वागत है। पिछले YouTube जो वीडियो था उसमें हमने निश्चयवाद की चर्चा की थी और बेसिक रूप से मैंने आपको निश्चयवाद के बारे में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया था। काफ़ी कुछ मैंने आपको उसके बारे में बताया था और बड़े सरल रूप में बताया था। एक बार पुनः हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए निश्चयवाद के बारे में विचार आरंभ करते हैं। भूगोल का ये जो उपागम है, इसके अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशन की अनुपालना करना चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अर्थात मनुष्य के जो आचार विचार और व्यवहार है वह पूर्ण रूप से प्रकृति या भौतिक पर्यावरण के ऊपर निर्भर है। अर्थात मनुष्य का खुद का कुछ भी नहीं है, उसके सारे आचार विचार व्यवहार जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण से दृष्टिगत होते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का प्रमुख आधार है। जब प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है तो निश्चित रूप से जैसा प्रकृति चाहेगी वैसे ही सारे मनुष्य की क्रियाएं होगी। मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणवादी निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में पीटर हैगेट ने भी परिभाषित करते हुए लिखा है कि एनवायरमेंटलिज्म इज द with that the natural environment plays that major role in determining the behavioral pattern of man on the earth surface। अर्थात पर्यावरणवाद या निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य मुख्य रूप से पृथ्वी के तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। अर्थात पीटर हैगेट ये बताते हैं कि मानव जो भी कुछ व्यवहार आचार विचार उसके कार्य होते हैं उसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक वातावरण की भूमिका ही होती है। प्राचीन काल में ग्रीक विद्वानों के द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया गया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में भी लिखा है कि यूरोप के ठंडे प्रदेशों के निवासी बहादुर होते हैं। ये वहाँ की जलवायु का फर्क है कि वो बहादुर होते हैं, किंतु विचारों एवं तकनीक की कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान और कुशल होते हैं लेकिन उत्साही नहीं होते हैं। एशिया के लोगों में उत्साह के नहीं होना और ये जो यूरोपीय लोगों का कुशल होना या जो भी कुछ उनके आचार विचार में जो अंतर आया है ठंडे प्रदेशों और गर्म प्रदेशों के लोगों में, ये वहाँ की जलवायु के कारण से आया है, ऐसा ग्रीक विद्वानों ने बताया है। पर्यावरण निश्चयवाद या नीतिवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में प्रमुख रूप से हुआ, जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल हैं। रेडजेल महोदय ने प्राकृतिक वातावरण में तत्वों जैसे भारत की बनावट, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं, जिससे पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली हैं और मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उनके अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। मतलब रेडजेल ये बताते हैं कि हमारा जो कुछ भी आचार विचार व्यवहार है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होकर लगभग भौतिक पर्यावरण के अधीन होकर ही हम पालन करते हैं। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना, उन्होंने अपना एक कमेंट्स भी दिया है या उन्होंने कहा है कि मानव अपना सिर चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले तथा भी उसके पैर सदा धरती पे ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। रेडजेल महोदय ने इस तथ्य के संदर्भ में 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने भी जलवायु और मृदा को मानव चरित्र का निर्माणकारी तत्व बताया है। अर्थात रेडजेल से पहले भी जो विद्वान थे उन्होंने भी इस भौतिकतावाद और निश्चयवाद का समर्थन किया है। रेडजेल, जर्मन विद्वान रेडजेल ने इसका अच्छे से समर्थन किया है। उनके अलावा रेडजेल के अलावा मॉन्टेस्क्यू का भी हमने नाम देखा। हिप्पोक्रेट्स ने भी कुछ इसके बारे में या निश्चयवाद के बारे में अपने विचार रखे हैं। 420 ईस्वी पूर्व उन्होंने अपने ग्रंथ एयर, वाटर एंड पैलेसेज में पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण
यूरोप की कठोर और परिवर्तनशील जलवायु है, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। ये जलवायु का फ़र्क है मॉन्टेस्क्यू की हिप्पोक्रेट्स के अनुसार भी, कि यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी, मेहनती और साहसी, जबकि एशिया के लोग जो होते हैं वो आराम पसंद हैं। पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट पुष्ट करने का कार्य कार्ल लिटन और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भी किया। दोनों ही अपने समय के महानतम भूगोलवेता रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक नए युग की शुरुआत इनके द्वारा भूगोल की होती है, रिटर और हम्बोल्ट के द्वारा। तो इन्होंने भी इसी पर्यावरणवाद निश्चयवाद का समर्थन किया है। रिटर की जो विचारधारा थी वह मानव केंद्रित विचारधारा थी। उन्होंने प्रकृति द्वारा मानव पर डाले गए प्रभावों का विवरण अपनी पुस्तक यूरोपा में दिया था। हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से देखा। उन्होंने मानव व वातावरण के प्रभावों को माना है। हम्बोल्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कॉस्मोस में पर्यावरण शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लिखा था कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थात जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध रचना कॉस्मोस लिखी है, उसमें उन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो सभ्यता को एडवांस बताया है, उसका कारण वहाँ की जलवायु माना है। सन 1959 में कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट की मृत्यु, दोनों का मृत्यु वर्ष एक ही है। इसी वर्ष चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज प्रकाशित हुई, जिसमें जीवों के विकास एवं पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। अर्थात चार्ल्स डार्विन ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है। उनके अनुसार मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हैकल ने मानव पर्यावरण से संबंधों की दिशा में आधारभूत विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरणीय तत्वों को महत्व दिया। प्रसिद्ध भूगोलवेता डेमोलिंस ने भी अपने ग्रंथ में सामाजिक भूगोल में पर्यावरणीय शक्तियों को अधिक महत्व दिया है। इनके अतिरिक्त फ्रेडरिक लिप्ले नामक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने भी अपने सिद्धांत कार्य, लॉग और परंपरा, यानी कि जो इसका फ्रेडरिक लिप्ले का जो एक सिद्धांत है, स्थान, कार्य और लॉग, पैलेस, वर्क एंड फोल्क थ्योरी के माध्यम से इन्होंने बताया कि पर्यावरण बात। अच्छा, एक बात ये भी है कि फ्रांसीसी विद्वानों में केवल एकमात्र लिप्ले हैं जिनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। बाकी इनके अलावा जो फ्रांसीसी विद्वान हैं वो संभववाद के समर्थक है, और फ्रांसीसी विद्वान फ्रेडरिक लिप्ले जो हैं वो निश्चयवाद के समर्थन है। तो ये परीक्षा दृष्टि से अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। विलियम मॉरिस डेविस, एलन चर्चिल, सैम्पल तथा हंटिंगटन नाम तीनों अन्य अमेरिकन भूगोलवेताओं ने भी पर्यावरण निश्चयवाद की पे अपने विचार रखे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा जो निश्चयवाद पे विचार हैं वो मैंने आपको बताया था, एलन चर्चिल, सैम्पल जो है उन्होंने विशेष रूप से, और उनसे पहले विलियम मॉरिस डेविस ने जो भौतिक भूगोल के प्रमुख रूप से विद्वान हैं, उसके बाद में एलन चर्चिल, सैम्पल ने, और उसके उपरांत हंटिंगटन ने भी भौतिक वातावरण निश्चयवाद पे अपने विचार रखे हैं। प्रसिद्ध भूआकृति विज्ञानी डेविस ने मानव को प्रकृति से संयोजित करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव तत्वों पर भौतिक तत्वों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व स्थापित बताया है। पर्यावरणवाद की संकल्पना सन 1911 में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तब फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्य अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल, सैम्पल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, बड़ा महत्वपूर्ण है ये अपने आप में कि अमेरिकन विद्वान एलन चर्चिल, सैम्पल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट जो 1911 में प्रकाशित हुई थी, उस पर बड़े जोर शोर से अपने पर्यावरणवाद पे अपने विचार रखे थे। सैम्पल ने रेडजेल के एंथ्रोपोज्योग्राफी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में प्रतिपादित इस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त पुस्तक लिखी थी। सैम्पल महोदय ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैम्पल ने अपने कथन में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण तथा प्रभाव बताते हुए लिखा है, अर्थात कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय न केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं
उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं जिसके उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी हैं और साथ में उसको कान में उन समस्याओं का हल भी बता दिया है। वही उसकी हड्डी और मांस था उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। अर्थात मानव की जो क्रिया है और उसकी जो दक्षताएं हैं, ये सब प्रकृति ने ही उसको दी हैं। अर्थात जो परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ प्राकृतिक पर्यावरण की हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति ढल जाता है। तो ये सारा का सारा जो कार्य है ये प्रकृति ने ही किया है। और उन्होंने पहली लाइन की जो शुरुआत की है सैंपल ने, वो यही की है कि मानव तो एक धूलि के कण के समान है। सैंपल ने पर्यावरण के प्रभाव को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है। एक तो शारीरिक प्रभाव, यानी मनुष्य का जो शारीरिक रचनाएं हैं या जो कुछ भी उसकी दक्षताएं हैं, या मानसिक प्रभाव, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव और मानवीय गतिविधियां, ये सारी की सारी जो होती हैं ये सीधे भौतिक पर्यावरण से निर्धारित होती हैं। सैंपल ने इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दे दिए हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ता उतरता है। समुद्र तट पर रहने वाले मनुष्यों को कमज़ोर और ढीले पैर दिए हैं, परंतु उसके बदले में उन्हें सीने व भुजाओं का विकास किया है जिससे वह नावों की पतवार चलाता है। नदी तट के निवासियों को प्रकृति ने उपजाऊ मृदा में बांध दिया है। वह अपने विचारों और आकांक्षाओं को शांत और निरस्ता कठिन कार्यों में जकड़ देती है। पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने वाले मनुष्य अपने मवेशियों को एक चारागाह से दूसरी चारागाह में तथा नकली स्थान से दूसरे नकली स्थान में ले जाते हैं। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उनके विचारों में महान सादगी आ जाती है। अर्थात जैसा प्राकृतिक पर्यावरण है वैसे ही मानवीय गतिविधियाँ और उसके आचार विचार हो जाते हैं। इस बात पे विशेष रूप से सैंपल ने बल दिया है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उनके विचारों में महान सादगी आ जाती है। चरवाहों के बारे में बताया है। इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, मकान और आर्थिक कार्यों पे ही नहीं बल्कि उसकी भावनाएं, धार्मिक विश्वासों पर भी उसका प्रभाव बताया है। इसी समय किरचॉफ ने भी सैंपल की तरह वातावरण प्रभावों का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड अर्थ में लिखा है कि जंगल तथा समुद्र तटीय भागों में रहने वाले लोग बहुधा ईश्वरवादी होते हैं, जबकि एक ईश्वरवादिता रेगिस्तानी भागों में स्वाभाविक उपज है। उन्होंने बताया कि बैसाल्ट की चट्टानों वाले क्षेत्रों के निवासी प्राय अधर्मी और दुस्साहसी होते हैं। हंटिंगटन के बारे में देखेंगे। हंटिंगटन भी अपने समय के महानतम पर्यावरणवादी माने जाते हैं। उन्होंने भी काफ़ी कुछ इस पर लिखा है, अमेरिकन विद्वान है। सन 1915 में उन्होंने अपनी पुस्तक सभ्यता और जलवायु, यानी मानव सभ्यता पर जलवायु का स्पष्ट रूप से प्रभाव जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। तथा सन 1927 में मानव एवं आवास, द ह्यूमन एंड हैबिट में संस्कृति के मुख्य स्रोत, मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन में भी इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो ये दो जो बुक्स हैं इनकी सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस डालती हैं, सभ्यता एवं जलवायु और संस्कृति के मुख्य स्रोत जो हैं। ये हंटिंगटन ने इस पर प्रमुख रूप से वातावरण निश्चयवाद पे प्रकाश डालने का कार्य किया है। पर्यावरण निश्चयवादी सिद्धांत का 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक पर्याप्त प्रभाव रहा था, किंतु उसके उपरांत भूगोलवेताओं द्वारा पर्यावरणवाद पर आक्षेप लगाए गए। देखो, किसी भी कार्य में या कोई भी जो वाद आता है या विचार आता है, उसका एक प्रतिवाद या विरोध उसका स्वाभाविक रूप से होता है। तो इन समय तक प्रारंभिक जो भौगोलिक विचारधारा थी उसमें एक लंबे समय तक भूगोल में वातावरण निश्चयवाद का बोलबाला बना रहा। लगातार वातावरण निश्चयवाद, जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि इसका जन्म जो प्रमुख रूप से जैसे कि ग्रीक विद्वानों ने भी किया था। ग्रीक के बाद में प्रमुख रूप से जर्मन में इसका विकास हुआ और जर्मन में विकास होने के साथ ही जो रेडजेल थे और रेडजेल की जो शिष्य सैंपल थी, उन्होंने पुरजोर से इसका समर्थन किया और उसको बड़े वैश्विक मंच पे लाके खड़ा कर दिया इस विचारधारा को। और काफ़ी रोचक भी लगती थी उस समय और काफ़ी इसको समर्थन भी मिला। उसके बाद अमेरिकन विद्वानों में जैसे कि सैंपल है, हंटिंगटन है, तो इन विद्वानों ने भी उसको काफ़ी कुछ आगे सहारा है। अब जब ये चरम पे गई तो उसने एक अतिवाद को प्राप्त कर लिया और फिर जब इसकी आलोचनाएं होने लगी तो वो आलोचनाएं जो हैं इसकी, उसके बारे में देखो कि इस वातावरणवाद या निश्चयवाद की जो आलोचना का पक्ष है वो क्या है प्रमुख रूप से।
अर्थात 20वीं सदी के मध्य में नीतिवादी विचारधारा की मान्यता में कमी तथा मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका को महत्व मिलने लगा। स्वाभाविक है कि मानव अपने ज्ञान विज्ञान तकनीकी से अब उन प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी या प्राकृतिक जो कारक थे उनमें अपनी बल बुद्धि से उसने क्या किए, सेंध लगाना आरंभ कर दी और उसने प्रकृति को एक चुनौती देना आरंभ कर दिया और जो संभावनाएं वातावरण में थी उसको उन्होंने अपने अवसर में बदलने का प्रयास आरंभ कर दिया। अवसर में उसने बदलने लगा, संभावनाओं को वह तलाशने लगा, एक सब्स्टिट्यूट उसको मिलने लगे जो चुनौतियां थी वातावरण की उसके प्रति। तो 20वीं सदी तक यानी कि 1900 के आसपास में रेडजल सैम्पुल के द्वारा भी स्वीकार किया गया था और उन्होंने भी स्वीकार किया था कि मानव पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं है बल्कि प्रकृति का मानव पे प्रभाव है। हालांकि प्रमुख रूप से उन्होंने पहले नियंत्रण को ही माना था, लेकिन अंत में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया जब इसकी आलोचना बड़े स्तर पे होने लगी। समान भौगोलिक दशाओं वाले पर्यावरण में मानव भिन्न भिन्न भूमिका से विभिन्न लक्षणों वाली संस्कृति में विकसित होती है। ये सबसे बड़ी आलोचना उस समय ये इसकी की गई थी कि जब समान पर्यावरण है तो मानव की गतिविधियां समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता था। इसलिए ये भौतिकतावाद या पर्यावरण की प्रमुख आलोचना उस समय हुई। उदाहरण के लिए टुंड्रा प्रदेश की समान भौतिक दशाओं में उत्तरी कनाडा और साइबेरिया स्थित है, लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों एस्किमो, लेफ, चुकची, सैमोइड्स आदि की क्रियाकलापों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। काफ़ी अधिक सिमिलरिटी मिलती है वहाँ के जो भौतिक वातावरण है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ रहने वाली जो प्रमुख जनजातियाँ जिसकी एस्किमो, लेफ, चुकची, सैमोइड्स जो हैं उनके कार्यकलापों और यहाँ तक कि उनकी कल्चर परंपरा में भी काफ़ी अधिक भिन्नताएं, हालांकि काफ़ी समानताएं भी देखने को मिलती है लेकिन विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल ने कहा था कि मेरे सामने भौगोलिक नीतिवाद की बातें मत करो, क्योंकि जिस स्थान पर पूर्व में यूनानी लोग रहते थे वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग रहते हैं। यही बात नीतिवाद का खंडन करती है। तो हीगल भी इसके बड़े आलोचक थे और हीगल ने ये कहा था कि जब एक स्थान पे जब आदमी ने सब कुछ बदल गया, उसका आवास वगैरह ही परिवर्तित हो गए, तो उन्होंने बताया था कि जिस स्थान पे प्राचीन समय में यूनानी लोग थे वर्तमान में वहाँ तुर्क लोग निवास करते हैं। इसके आधार पे उन्होंने नीतिवाद की आलोचना की थी। मानवीय क्रियाकलापों के दृढ़ आधार को दृष्टिगत रखते हुए नीतिवाद द्वारा प्रस्तुत प्रकृति प्रदत्त शक्तिशाली विचार हास्यास्पद से लगते हैं कि ये अपने आप में भी एक हास्यास्पद इसलिए लगता है कि प्रकृति सब कुछ ऐसा नियंत्रित नहीं कर सकती, मानव के हाथ में भी ऐसा बहुत कुछ है। आज तक हम संपन्न मानवीय कार्यों को मात्र प्रकृति के संकेतों पर किए गए कार्य नहीं मान सकते हैं, बल्कि मानवीय क्षमताएं व हस्तक्षेप ने बहुत कुछ उसमें कर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव ने काफ़ी कुछ अपने बुल बुद्धि विवेक से काफ़ी कुछ प्राकृतिक जो चुनौतियां थी उनमें बदलाव किया है और इस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है। अब हम देखेंगे कि डेमोलिंस ने भी स्वीकार किया है कि मानवीय क्षमताएं किसी भी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी प्रमुख भूमिका रखती है, जिससे उस परिवर्तित स्थान का मूल प्रभाव स्वयं मानव पर समाप्त हो जाता है। अर्थात डेमोलिंस ने भी ये इसकी आलोचना के पक्ष में स्वीकार किया है। और किरचॉफ ने प्रकृति और पर्यावरण के मध्य संबंधता किसी स्थान पर मानव उन्नति की तरफ उन्मुख नहीं होती है, दौड़ से प्रभावित होकर कहा कि मतलब कुल मिला के यह है कि कुछ विद्वान जो पहले निश्चयवाद या वातावरणवाद का समर्थन करते थे वो भी कालांतर में जाकर के कुछ इस हद तक इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में निश्चयवाद या वातावरणवाद अपने आप में एक अतिशयोक्ति वाली बात है। काफ़ी कुछ अधिक ये बात यह है कि प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता, बाकी पूर्ण रूप से उसको नियंत्रित नहीं करता। इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया है। प्राचीन समय में विकसित निश्चयवादी पूर्ण रूपेण प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों की अमिट एवं पूर्ण स्थिति पुष्ट करता है, जिससे मानवीय इच्छा अनुपस्थित है, जबकि सभी विद्वानों ने इसे बाहर मानते हैं। जैसे कि ऊपर किरचॉफ ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि प्रकृति मानव के समक्ष अनेक परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती है, जिसमें अनेक अनुकूल तथा अनेक प्रतिकूल अवसर होते हैं। मानव अपनी असीम क्षमता एवं स्वेच्छा से अपनी विचारधारा के अनुसार उनका उपयोग करता है, जिसमें वह अपने में निहित महत्वाकांक्षाओं की भी सहायता लेता है। ये बात है।
तो हमने ये देखा, एक बार मैंने आपको पहले वातावरण निश्चयवाद जो विचारधारा थी उसका परिचय करवाया था, भौतिक पर्यावरणवाद का, और एक बार पुनः इसका मैंने जिक्र कराया क्योंकि अपने भूगोल की प्राकृतिक पर्यावरण और मानव संबंधों की विचारधारा का मूल आधार है। आगे के जो YouTube वीडियो आएगा अपन, उसमें हम संभववाद की हम चर्चा